हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अभी तक आपने किया इंटरेस्ट दो प्रकार का है, सिंपल कंपाउंड एनुटी दो प्रकार की है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। इसके अलावा भी जो आपका स्टडी मेट है वो काफ़ी पॉइंट्स कवर करता है और लेटर ऑन वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। बात समझे? यहाँ पर आराम से खा लो बच्चे। क्या आप बच्चों तरह करते हो? एग्जाम्पल 1, ये भी रखा, पेन ये भी खाओगे, लिखिए। हाँ लिखो बच्चों यहाँ पर, अ कंपनी हैज द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग an automatic machine costing rupees 40,000 the machine is expect to generate income of rupees 10,000 per annum, income of rupees 10,000 per annum for 5 years. Evaluate whether the machine should be purchased or not. Interest rate 10%. Interest rate 10%. बच्चों क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यहाँ पर कंपनी के पास ऑप्शन है परचेजिंग अ मशीन। कोई मशीन है और जिसकी कीमत है 40,000 रुपये। कोई मशीन है जिसकी कीमत है 40,000 रुपये। मशीन इज एक्सपेक्ट टू जनरेट इनकम, इनकम यानी कि रिवेन्यू। रिवेन्यू बच्चों हमारे पास कितना होगा? 10,000 रुपये पर एनम, और कितने साल होगा यहाँ पर? 5 साल। यानी एक साल में 10,000, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 50,000। इवेल्युएट, पता करिए क्या मशीन को परचेज करना फायदेमंद है या फिर नहीं है। बताओ बच्चों, फटाफट गलत जवाब दो। बताओ बच्चों, यहाँ पर मशीन को परचेज करना फायदेमंद है या फिर नहीं है? हाँ जी, वो मेरी मर्जी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर मशीन को परचेज करना फायदेमंद है या फिर नहीं है? नहीं है, क्यों? हाँ जी, इंटरेस्ट 20,000 रुपये कैसे लगाया आपने? मैंने कब बोला कि मशीन को परचेज करने हमने लोन लिया है? मैं क्यों लिखवाया नहीं आपको यहाँ पर कि मशीन को परचेज करने के लिए मैंने लोन यहाँ पर लिया? तुम्हारे बात यहाँ पर बच्चों, आपने अकाउंट्स में जो किया हुआ है, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। भाई 50,000 का रिवेन्यू है, 40,000 की कीमत है, तो अल्टीमेटली अपने को कितना अमाउंट बचा यहाँ पर? 10,000 रुपये। डन बच्चों यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होता है इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हो। इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? अकाउंटिंग प्रॉफिट।
अकाउंट्स के अनुसार आपके पास प्रॉफिट आके यहाँ पर चल रहा है, या अकाउंट्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। डन बच्चों यहाँ पर हमारे केस में हम जो टॉपिक कर रहे हैं टाइम वैल्यू मनी, उसमें इस तरीके से आप आंसर नहीं निकालते हो। पर बात यहाँ पर इसमें इस तरीके से आप आंसर नहीं निकालते, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि अगर मेरा खर्चा आज 40,000 रुपये का है, 1 2 3 4, हर साल रिवेन्यू कितना होगा यहाँ पर 10,000 रुपये। हर साल रिवेन्यू कितना होगा यहाँ पर 10,000 रुपये। अगर आपको आज डिसाइड करना है कि मशीन को परचेज करें या फिर ना करें, तो फ्यूचर में जो भी इनफ्लोज हो रहे हैं, फ्यूचर में जो भी इनफ्लोज हो रहे हैं, आप उसकी पहले क्या निकालोगे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करके यहाँ पर चलोगे। फ्यूचर में जो भी इनफ्लोज हो रहे हैं आप उसकी आज की वैल्यू कंप्यूट यहाँ पर करोगे। अगर आपको आज डिसीजन लेना है तो दोनों वैल्यू आपकी आज की होनी चाहिए। बात समझे, यहाँ पर जो आपका बेस है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और बेस सेम नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग करके यहाँ पर नहीं चल सकते हो। डन बच्चे, यहाँ पर मैंने पहले आपको वो समझाया कि आपको क्या नहीं करना है, कि आप पहले यही सोचते और आप जवाब यही देते और मैं आपको ये ना बोलता बताओ बच्चों गलत आंसर क्या है। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर मेरे इस बोलने के बाद आपने अपना माइंड चलाना शुरू किया यहाँ पर कि ऐसे करना है या वैसे करना है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, मेरे पास क्योंकि फ्यूचर में इनफ्लोज दिए हुए हैं और मुझे उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे ध्यान से बताओ, यहाँ पर 10,000 रुपये बार बार लगातार है, 10,000 रुपये बार बार लगातार है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 10,000 रुपये मेरे पास क्या दिया हुआ है, एन्युटी दिया हुआ है। विजुलाइज कर पा रहे हो? किसी बच्चे डाउट यहाँ पर? नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है 5, इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है 10%। अब बच्चे आपका जवाब है। हाँ जी परवित, क्या नाम आपका? पवित, ये आपका जवाब है। सर इंटरेस्ट रेट क्यों दिया हुआ है, पॉइंट समझे यहाँ पर। तो प्लीज हैव पेशेंस, आपको हर बात का जवाब मिलेगा, पर जो पहले बात पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नहीं हो सकता है, समझिए बात यहाँ पर। तो एनुटी हमारे पास है 10,000 रुपये, टाइम हमारे पास है 5 साल, रेट हमें दिया हुआ है 10%। अब मुझे बताओ अगर आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, समझिए बात यहाँ पर, आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकालोगे? एनुटी मल्टीप्लाई बाय कम्युलेटिव पीवी फैक्टर। मैंने नहीं समझाया ये क्या होता है, बात समझे यहाँ पर। मैंने क्लियरली आपको बोला है रट्टा मार के चलो कि बच्चों वो हमारे लिए वर्थफुल नहीं है। डन बच्चे यहाँ पर। अब एक चीज बताओ, 10,000 रुपये की एनुटी है, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 5 बार, और देन जीटी प्रेस कर दीजिए। बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है? हाँ जी कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है? 91 होना चाहिए, राउंड ऑफ करोगे 3.791 37910 या 3.790, कोई बात नहीं। डन बच्चों यहां पर। तो मेरे पास बच्चों प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू। डन बच्चों यहां पर। और कॉस्ट कितनी यहां पर है? 40,000। अब बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो बच्चों लॉस हो जाएगा कितने अमाउंट का? 2090। ये हमारे पास क्या हो गया? लॉस 2090। तो आप क्या बोलोगे? मशीन शुड नॉट बी परचेज। समझते बात यहां पर? कमेंट आ जाएगा मशीन should not be purchased, machine should not be purchased। डन बच्चे यहां पर। यहां तक कोई डाउट? पहली बात, हमने अकाउंट्स वाले तरीके से सॉल्व नहीं किया, ये हमारा तरीका अलग है। असल में ये बच्चों तरीका आप पढ़ोगे इंटर और फाइनल के अंदर, एक सब्जेक्ट आपके पास आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बीकॉम के अंदर भी आता है, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
जो वर्ड आपका प्रेजेंट वैल्यू है ये एफएम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि टाइम की अपनी एक वैल्यू होके चलती है। अकाउंट्स टाइम की वैल्यू मान के यहाँ पर नहीं चलता है, और एफएम टाइम की वैल्यू मान के यहाँ पर चलता है। बात समझे यहाँ पर? इसमें चैप्टर आप पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग, और उसमें ये पूरा वर्ड आप दोबारा से पढ़ोगे पीवी क्या होता है। तो वहां पे आपको अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स चाहिए, और वहां पे आराम से पढ़ोगे आप कि पीवी होता क्या है, इसके पीछे पूरा लॉजिक क्या है। पर बच्चों हमारे लिए यहाँ पर उतना वर्थ नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है मतलब आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर चल रहा हूँ। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? यहाँ तो कोई डाउट? इसके अलावा बच्चों इसमें बात समझो ध्यान से, 37910 को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? प्रेजेंट वैल्यू किसकी? कैश इनफ्लो। जो कैश इनफ्लो हुआ, जो पैसा मेरे पास आया, उसकी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सिंपल शब्दों में इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? पीवीसीआई। सिंपल शब्दों में इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? पीवीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और जो कॉस्ट है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि पीवीसीओ। मेरी जेब से जो पैसा गया उसकी आज की क्या वैल्यू है, मेरी जेब में जो पैसा आ रहा है उसकी आज की क्या वैल्यू है। ठीक है, जो प्रॉफिट या लॉस होता है, जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? एनपीवी, या उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि एनपीवी। तो आप कह सकते हो एनपीवी आपके पास क्या है? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। डन बच्चे? यहाँ पर एनपीवी एक तरीके से क्या है? प्रॉफिट और लॉस ही है, पर किस चीज का? प्रेजेंट वैल्यू का। जो भी इनफ्लो हुआ, जो भी आउटफ्लो हुआ, उसका निचोड़ क्या बनता है, इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? एनपीवी कह के यहाँ पर चलते हैं। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? यहाँ तो कोई डाउट? इतना हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिखें। A company has the option either to purchase a machine or acquire it on lease. Acquire it on lease. लीज क्या होता है? रेंट, किराए पर लेना। If the company purchase a machine, if the company purchase a machine, it will cost rupees 4,000. It will cost rupees 4,000. Alternatively, leasing amount, alternatively, leasing amount will be rupees 1250 per annum. Leasing amount will be rupees 1250 per annum for 4 years. For 4 years. Interest rate 14% per annum. Interest rate 14% per annum. Evaluate the proposal. Evaluate the proposal. देखिए बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है
A company has the option to purchase a machine. मेरे पास कोई मशीन है, या तो हम उसको क्या करें, परचेज करें, या फिर किस पर लें, लीज पर लें. द कंपनी परचेज अ मशीन, परचेज करती है तो कितना खर्चा होगा, 4,000 रुपये. परचेज करती है, कितना खर्चा होगा, 4,000 रुपये. अल्टरनेटिवली लीजिंग अमाउंट विल बी 1250 पर एनम. कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए. मतलब या तो अपने लिए परचेज कर ले या फिर किराए पर लेके चले. परचेज करती है तो कितना अमाउंट देना होगा, 4,000 रुपये. किराए पर लिया जाता है, कितना अमाउंट देना होगा, 1250. कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए. बच्चों एक चीज बताओ, 1250 हर साल पे करेंगे तो 4 साल में कितना अमाउंट पे कर देंगे, 5,000. समझते बात है यहाँ पर. भाई पहले साल 1250 पे किया, अगले साल 1250 पे किया, उससे उससे अगले साल 1250 पे किया, तो 4 साल में टोटल अमाउंट कितना पे कर दिया, 5,000. अब मुझे एक चीज बताओ, एज अ बायर आप क्या चाहोगे कि आपकी जेब से 4,000 रुपये जाने चाहिए, या आपकी जेब से 4 साल में 5,000 रुपये यहां पर जाने चाहिए. भाई आप ये चाहोगे कि आपकी जेब से पैसा ज्यादा जाना चाहिए या फिर कम जाना चाहिए, कम जाना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन प्रेफरेबल हो जाएगी, बताओ बच्चों. उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन प्रेफरेबल होगी, परचेज या फिर लीजिंग, बताओ फटाफट. परचेज. डन बच्चों. यहां पर किसी बच्चे डाउट, गलत. ये तरीका बच्चों आप कहां करते हो, अकाउंट्स में. बात हो रही है यहां पर. दोबारा बच्चों विजुलाइज करो फिर से. अगर हम परचेज करते हैं, कितना खर्चा होगा, 4,000. परचेज कब करोगे, आज. रेंट कब पे करोगे, फ्यूचर में. बोथ वैल्यूज आर नॉट कंपेरेबल. वैल्यू का कंपैरिजन करना है तो दोनों वैल्यू कब की होनी चाहिए, आज की वैल्यू होनी चाहिए. यानी कि लीजिंग में आप हर साल जो अमाउंट पे कर रहे हो, आपको उसकी आज की वैल्यू यहां पर निकालनी होगी. क्या मैं कह सकता हूं हमारे पास जो एनुटी है वो 1250 दिया हुआ है. हमारे बाद यहां पर भाई 1250 कौन सा अमाउंट है जो बार बार है और लगातार है, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए. रेट बच्चों हमारे पास कितना है, 14%. बात आ रही सुनो यहां पर, किसी बच्चों डाउट. तो बच्चों यहां पर आपको लीजिंग के केस में क्या निकालना होगा, प्रेजेंट वैल्यू. डन बच्चों यहां पर. और कैसे निकालोगे, एनुटी मल्टीप्लाई बाय कम्युलेटिव पीवी फैक्टर. बताओ बच्चों, कम्युलेटिव पीवी फैक्टर आपके पास कितना आ रहा है, cumulative P factor CPVF 2.9137 एंड सो ऑन. डन बच्चे यहां पर. और 1250 को मल्टीप्लाई करते हो तो नियर अबाउट वैल्यू आई 3642. अगर आप लास्ट डेसिमल से मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट वैल्यू आएगी 3642. डन बच्चे यहां पर. अब बताइए हमारे लिए कौन सी बेहतर ऑप्शन है, परचेज करना या फिर लीजिंग, लीज पर लेके यहां पर चलना. बच्चों इन दोनों ऑप्शन में आउटफ्लो हो रहा है. पिछले क्वेश्चन के अंदर एक बार आपको इनफ्लो था और एक बार आपके पास आउटफ्लो था. तो वहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, प्रॉफिट की. यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं करें क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास जो आउटफ्लो होके चल रहा है, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन वो होगी जहां पे आउटफ्लो लोअर होके यहां पर चलेगा. तुम्हारे बाद यहां पर तो कमेंट के तौर पर क्या आ जाएगा, लीजिंग ऑप्शन इज प्रेफरेबल. लीजिंग ऑप्शन इज प्रेफरेबल. जो लीज वाली ऑप्शन है ये बच्चों हमारे लिए यहां पर प्रेफरेबल है. मेरी बात समझते हैं यहां पर, यहां तो कोई डाउट. मुझे बच्चा ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट रेट है इसके मल्टीपल नेम्स हैं, जैसे डिस्काउंट रेट, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
जैसे हर्डल रेट, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सारे नाम बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट रेट के हैं, ये सारे नाम आप पढ़ोगे पर इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है। मैं से आपको लिखवा दे यहाँ पर, मे भी कई बार ऐसे बदमाशी करे और इंटरेस्ट रेट देने की बजाय कोई रेट आपके नाम से यहाँ पर ना दे दे। जब ये मान के चले कि जो रेट समझ में ना आए, जो रेट समझ में ना आए, वही आपके पास क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होकर यहाँ पर चलेगा। बात समझिए, यहाँ पर जिसका पता ही नहीं चल रहा क्या है, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बन जाएगा। पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हर अप्लाई मत कर देना, ओनली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। आगे लिखिए बच्चों, मैं सो रहा हूं यहां पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जैसे क्लास आपकी 3 PM होती है, मैं चाहता हूं जल्दी हो जाए, अराउंड 10:40। जो क्लास बाद में होते पहले हो जाए, ठीक है ना। और आपका टेस्ट होगा वो और जल्दी हो जाएगी। मान लो आपका टेस्ट है तो क्लास और जल्दी हो जाएगी, 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे। तो पर्पस क्या ना कि 3 PM तो आते आते ना मैं बड़ी मतलब मजबूरी में लेता हूँ क्लास, कि मैंने मैसेज डाल दिया आपको, अब मैं क्लास ऑफ करूँ तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। हालांकि मैं कैमरा बी में ऑफ कर जाता हूँ, ठीक है ना। ये मतलब हमारी एडिशनल क्लास है, शेड्यूल तो आपका TDS का है, बल्कि सिलेबस मैथ का बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं आराम आराम से चले, यहाँ पर प्रेशर आपको ना आए, तो इसलिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए। मेरी बात सुनो यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम अर्ली मॉर्निंग नहीं चाहता मैं, यहाँ पर 10:40 के अराउंड क्लास हो जाए, 1 आवर की, ज़्यादा नहीं, बस हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, हाँ भरने के लिए। बच्चों आज लिखो यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ग्रोथ यानी जी। जो बच्चों पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ोगे CA इंटरमीडिएट में इन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। पर ये आपके स्टडी मैट में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको अधूरापन फील होगा। अधूरापन कैसे, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी पर पूरी तरीके से नहीं। मेरी बात सुनो यहाँ पर जितना आ रहा है कर लेना, और एग्जाम में आता है, रिसेंटली एग्जाम में काफी आ रहा है, जो हमारे बच्चों के क्वेश्चन है वो सारे बच्चों इसी पर बेस्ड है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, बच्चों उसका नाम जो दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, वो दिया हुआ है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। सी आपको मालूम है क्या होता है, ठीक है ना, CAGR। सर क्या नाम याद करना है, हाँ, क्यों, क्योंकि वो आपको ये नहीं बोलेगा कैलकुलेट ग्रोथ रेट, वो आपको क्या बोलेगा, कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हमें कंफ्यूजन ना हो जाओ ये क्या पूछ लिया। डन बच्चे, यहाँ पर मतलब क्या है, बात सुनना ध्यान से। मान लो मेरे पास EPS है, तो बस तो EPS क्या होता है, फुल फॉर्म छोड़कर, चल फुल फॉर्म बता दो यहाँ पर। EPS क्या होता है, नहीं मालूम, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब क्या होता है, एक शेयर पर कितनी अर्निंग है। अर्निंग क्या होता है भाई, EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, एक शेयर कितनी अर्निंग है, तो नाम से मालूम चल रहा है। अर्निंग क्या होता है, एक शेयर कितना, प्रॉफिट नहीं होता है, नहीं डिविडेंड होता बच्चों, वो अलग होता है। अच्छा चलो छोड़ो, मान लो, हाँ जी, क्या चीज होती है वो, EPS का प्राइस मतलब ही नहीं है। EPS होता है आपके पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। बात समझो, प्रॉफिट वर्ड तीन तरह का होता है, PBT, PAT, EBIT। और आपके पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो PAT होता है ना, जो PAT होता है उसके दो हिस्से होते हैं,
उस पीएडी में से हम क्या पे करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, और बचा हुआ अमाउंट आपके पास होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर को जो अमाउंट पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी डिविडेंड, और बचा हुआ अमाउंट आपके पास क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग। पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा था ये केवल काम आने वाला नहीं है, ये सारी बातें आप कहाँ पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर सिंपली आपके लिए जो आपको पता है, यहाँ पर ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग क्या होती है, जो पर शेयर होती है, बात समझे यहाँ पर, इसी को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, ईपीएस। अब सुनो बच्चों ध्यान से, भैया आप यही जवाब देते हो अल्टीमेटली, ईयर 0 पर अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए का, 0 यानी कि आज, ये समझ लेना हमेशा, 0 यानी कि आज पहला दिन, इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, 0 पीरियड। फर्स्ट ईयर पर अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर है 11 रुपए का, सेकेंड ईयर पर 12 रुपए 10 पैसे, थर्ड ईयर पर 13 रुपए 31 पैसे, फोर्थ ईयर पर कितना बनेगा ये, चलो ये तो बहुत है। अब बच्चों एक चीज बताओ, शुरुआत में अर्निंग पर शेयर था 10 रुपए, पहले साल कितना हो गया, 11 रुपए, अगले साल कितना हो गया, 12 रुपए 10 पैसे, अगले साल कितना हो गया, 13 रुपए 31 पैसे। हर साल पिछले साल के मुकाबले अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज हो रहा है, हर साल पिछले साल के मुकाबले अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी हर साल यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अगर हर साल ग्रोथ हो रही है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ग्रोथ कितनी हो रही है, ग्रोथ कितनी हो रही है। भाई जब आप छोटे थे तो आपकी हाइट छोटी थी, अब बड़े हुए आपकी हाइट और बड़ी होगी, आप और बड़े हुए आपकी हाइट और बड़ी होगी, तो जो आपके रिश्तेदार है आप वो क्या बोलते हैं, बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है। और मान लो जब आप छोटे थे आपकी हाइट छोटी थी, आप बड़े हो गए आपकी हाइट अभी भी छोटी है, तो क्या बोलते हैं, बच्चे ग्रोथ यहाँ पर 0 है। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, पहले से आपके पास क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, जो पास्ट में है उसके मुकाबले इंक्रीज होना चाहिए, उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्रोथ। अब आई बात में यहाँ पर, ग्रोथ कितनी बच्चों यहाँ पर है, कितने साल ग्रोथ यहाँ पर हुई है, कितने साल यहाँ पर ग्रोथ हुई है, 3 साल या 4 साल, मान लो ऐसे दिया 1 2 3 4, बताओ बच्चों ग्रोथ हमारे पास कितने साल हुई यहाँ पर, 3 साल। 3 साल कैसे, ग्रोथ आपकी पहली कब स्टार्ट हुई है, सेकेंड ईयर से, बात समझे यहाँ पर। पहला साल तो आपका बेस है, पहली ग्रोथ आपकी ये वाली है 2 और 3, डन। और अब आपको निकालना है रेट, रेट निकालने के लिए तरीका क्या बनता है, आपने जवाब दिया 10%, वो देख के मालूम चल रहा है कि यहाँ पर जो 10% का इंक्रीज है, पर केवल वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, कॉम्प्लिकेट। उसका तरीका क्या बनता है, जो लेटेस्ट है 13.31 और जो बेस वाला है उसको डिवाइड करो, लेटेस्ट 13.31 डिवाइड वाला, डिवाइड मीन्स जो बेस है शुरुआती है उससे डिवाइड करो की होल पावर 1/3, 3 मतलब कितने साल ग्रोथ हुई है, 1/3 में से -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेट आपके पास कौन सा आ जाएगा, ग्रोथ का आके यहां पर चलेगा। समझे बात, यहां पर दोबारा समझो मैंने क्या बोला, यहां पर जो भी डाटा आपको दिया हुआ है, जो भी डाटा आपको दिया हुआ है उसमें जो लेटेस्ट है डिवाइड बाय फर्स्ट ओल्डेस्ट, लेटेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट की होल पावर 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ, -1 करके मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो बच्चों आपके पास वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो 1.331 की पावर 1/3 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों पावर में 1/3 दिया हुआ है, यानी आपके पास क्या आ गया, nth रूट आ गया। और nth रूट को सॉल्व करने के लिए तरीका आपको समझाया हुआ है। पहले आप क्या लिखेंगे, वैल्यू 12 बार अंडर रूट -1 डिवाइड बाय 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, तो बच्चों वैल्यू आपके पास आई 1.10, 1.10। बात हो रही है यहां पर। अब वो तरीका आपने नहीं किया बच्चों, आपका फॉल्ट है। मैं कई बार समझा चुका हूं, इस चैप्टर हम समझ चुके हैं, और जो पहला चैप्टर हमने किया था
प्रॉपरली बच्चों वहां पर बाबर अप्लाई वहां पर किया था। ठीक है, आप में से जो लेट ज्वाइन नहीं हो सकते हैं वो बात अलग है। -1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बच्चों आपके पास आ गया यहाँ पर 10%। तो बच्चों ग्रोथ का रेट हमारे पास कितना होगा 10% होके यहाँ पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट? अब जो नहीं किया हुआ है एटलीस्ट वो भी नोटिंग कर ले यहाँ पर, तो बाद में रिवाइज करें तो एटलीस्ट सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए कि हाँ हमने ये कैसे यहाँ पे किया था। बच्चे 2 रजिस्टर मेंटेन करना आप लोगों को, बच्चे बी में ज्वाइन कर रहे कहीं, एक रजिस्टर आपका सोल्यूशन का होगा और दूसरा रजिस्टर आपके पास जहाँ पे फॉर्मूलाज, जहाँ पे ट्रिक, जहाँ पे एग्जाम्पल सारे नोट करोगे। एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ जाओगे वहाँ पर, ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, और जब आप अभी जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक या 2 बार रिवाइज कर लोगे तो अपने क्वेश्चन चूज कर लो। सारे नहीं पढ़ पाओगे, मान लो इंटरेस्ट एनुटी में आपके 150 क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं पढ़ पाओगे। जो क्वेश्चन डिफरेंट है, जो अलग है, एक या 2 बार करने के बाद मार्किंग कर लो कि ये क्वेश्चन है जो हमेशा हमें परेशान करता है। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर, ताकि एग्जाम टाइम में खाली वही क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ प्लस आपकी अपनी नोटिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो डाउट बच्चों यहाँ पर लास्ट पॉइंट आज के लिए, बच्चों हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 2 तरह का होता है। पहला नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, सेकेंडली रियल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों नॉमिनल को हम क्या बोल रहे हैं? बैंक इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट, और ये हमेशा आपके पास होता है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। रियल ये हमेशा होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब अगर आप नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रियल रेट। मान लो बच्चों बैंक का इंटरेस्ट है 10%, बैंक का इंटरेस्ट है 10%, इसमें से 2% इन्फ्लेशन माइनस कर दें, इसमें से 2% इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो 8% क्या बन जाएगा? रियल। मैंने आप क्या लिखा है? रियल क्या होता है? आफ्टर, आफ्टर यानी कि माइनस करने के बाद, बिफोर यानी कि माइनस करने से पहले। बात समझे बच्चे? यहाँ पर कोई डाटा दिया होगा आपको कि हमारे पास नॉमिनल है, ये इन्फ्लेशन है, और आपको वैल्यू निकाल लें यहाँ पर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना हो जाएगा। तो बच्चों फिलहाल इतना करते हैं आज यहाँ पर, और कल कोशिश करेंगे आज ये टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो जाए, क्वेश्चन फिनिश हो जाए। और रुको जरा, इस बार टेस्ट आपका अनाउंस है ना? नेक्स्ट सैटरडे आपका टेस्ट होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगले शनिवार को। आज क्या तारीख है? 4, 5, 6, 5, 7, 14 पड़े आज शायद। चलिए